डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जिससे हम ये बता देते हैं कि कोई भी बंदा किसी बच्चे का पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फादर है या नहीं है, कोई मदर बायोलॉजिकल मदर है या नहीं है। तो ऐसे हम प्रूव कर पाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो कुल मिलाकर के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाए तो पेरेंट्स का और बच्चों से डीएनए मैच करना। दूसरा क्या होता है कि कई बारी क्राइम सीन में कुछ सेल्स मिल गए, हेयर्स मिल गए, मतलब दोनों में लड़ाई हुई, जो आदमी मर गया, उसकी नाखून में, बॉडी में कहीं पे सेल्स मिल गए। जिस आदमी ने मारा, उसके साथ हाथापाई होने में, खरोच वगैरह में उसकी स्किन आ गई उसके नाखूनों में, वहाँ से हम सेल्स निकाल लेते हैं और जितने सस्पेक्ट होते हैं सबके डीएनए से मैच कर लेते हैं। अगर डीएनए किसी का मैच हो गया तो हमें कन्फर्म हो जाता है, 101% कन्फर्म हो जाता है कि यही क्रिमिनल है। ये यूजेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है? तो डीएनए फिंगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एक पार्ट पढ़ेंगे, है ना? उसको बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस टेक्निक को कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारे पास 2 सैंपल्स होते हैं। एक सैंपल तो होता है हमारे पास, ये सपोज दैट कि हमारे पास ये एक्चुअल में सैंपल है और हमें किसी सैंपल से मैच करवाना है ना? तो हम क्या करते हैं कि पहले डीएनए तो ये भाई डीएनए तो ऐसे एक रस्सी की तरह होता है और बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो पहले हमने ये हमारे पास एक बोर्ड होता है। इस प्रोसेस को जिस मशीन में आप कर रहे हैं, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये हमारा एक बोर्ड होता है, ये एक फ्रेम है ना? और इस फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक मटेरियल भरा है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रोस जेल। Groschen. हाँ, याद रखिएगा आपने बायोटेक में इसको पढ़ा होगा और Yes, sir. इसीलिए मैं यहीं पे दोनों बातें समझा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों कोरिलेटिव हैं एक-दूसरे से। एग्रोस जेल क्या होता है? एक्चुअली ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना? और इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एल्गी से निकालते हैं, एग्रोस जेल को, और इसमें बहुत छोटे-छोटे पोर होते हैं, मतलब ये पोरस होता है, ठीक है? इसमें बहुत छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स इतने छोटे होते हैं कि उनसे डीएनए क्रॉस कर सकता है। डीएनए के साइज़ की चीज़ क्रॉस कर सकती है, उससे कोई बड़ी चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डीएनए को यहाँ पे ऊपर की तरफ डाल देते हैं, है ना? अब उसके बाद डीएनए को डालने से पहले क्या होता है कि अब ये ऐसा डीएनए है, तो पहले हम डीएनए को सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है, डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब इसको ब्रेक करते हैं। तो डाइजेस्ट विथ डीएनए को बीच से काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है? एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियसेस वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, पर्टिकुलर पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो डीएनए को पहले हम एंडोन्यूक्लियस से ब्रेक कर लेते हैं। जब आप इसको एंडोन्यूक्लियस से ब्रेक कर देते हैं, तो डीएनए छोटे-बड़े टुकड़ों में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो डीएनए ब्रेक हो गया, है ना? तो ये डाइजेस्टेड डीएनए है। दिस इज़ डाइजेस्टेड डीएनए। अब क्या होता है कि डीएनए में चार्ज कैसा होता है? डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है ना? डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है डीएनए। इस नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल अच्छा अब हम करते क्या हैं कि दूसरे एंड से इस एंड से यहाँ से हम पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एनोड लगा देते हैं। एनोड लगा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डालते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। अब डीएनए में अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डीएनए उधर से ऊपर से इधर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। जब डीएनए ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इस मूवमेंट की वजह से अब वेलो आप देखोगे तो जो ज़्यादा बड़े पीसेज़ हैं उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। जिसकी वजह से जो डीएनए के बड़े वाले टुकड़े हैं, वो ऊपर पे ऐसे अरेंज हो जाएँगे, है ना? क्योंकि उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न या उनकी वेलोसिटी कम होगी। जो छोटे वाले टुकड़े होंगे, वो उससे नीचे अरेंज हो जाएँगे।
और छोटे वाले जो टुकड़े होंगे वो और नीचे अरेंज हो जाएँगे, ठीक है? इस तरह से जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे अरेंज हो जाएगा। इस तरह से डीएनए के बैंड्स क्रिएट हो जाएँगे, ठीक है? बैंड्स ऑफ डीएनए, है ना? इनको हम डीएनए के बैंड्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें डीएनए के बैंड्स क्रिएट हो जाने के बाद इस तरह से अब हम एक दूसरा डीएनए लेकर के आते हैं। दूसरा डीएनए कौन होता है? अब दूसरा डीएनए जो हम दूसरा एक डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है? इनको हम लोग एक तरह से इनमें रेडिएशन या ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं टैग्स बोलते हैं या फिर इन्हीं को ये बोला जाता है क्या कहते हैं लेबल डीएनए, है ना? लेबल्ड डीएनए यानी को हम प्रोब कहते हैं, प्रोब, है ना? तो ये लेबल इल्यूमिनेटिंग होते हैं। अब ये जो प्रोब होता है, ये क्या होता है? ये सैंपल वाला डीएनए होता है ना? सैंपल वाला डीएनए, ठीक? तो ये सैंपल डीएनए है। सैंपल डीएनए का एक हिस्सा, पूरा डीएनए तो आपका ये हो गया, है ना? प्रोब एक हिस्सा होता है, ठीक है? अब क्या होता है इस प्रोब को छोड़ देते हैं। अगर ये प्रोब सैंपल वाले से जो आपने सैंपल लिया था, है ना? ये 10 आदमी का 10 अलग-अलग हमने प्रोब लिए, है ना? अब हम यहाँ पे इस डीएनए को तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि इस वाले डीएनए के ये जो डीएनए आपका है, इस डीएनए का अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, ठीक है? इसी का दूसरा स्ट्रैंड होगा, तो इसके साथ क्या करेगा? पेयरिंग कर लेगा और अगर इसका दूसरा स्ट्रैंड नहीं हुआ तो पेयर नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं प्रोब में, है ना? इसको क्या करते हैं कि प्रोब को छोड़ देते हैं। प्रोब जाता है और अपने कॉम्प्लीमेंट्री सैंपल डीएनए के साथ में अटैच हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं, ठीक है? इसे हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन अब ये वाले डीएनए जो लेबल डीएनए था, हमने क्या किया हुआ है, ये किसी 10 लोगों का अलग-अलग लोगों का डीएनए था। हमने एक को ट्राई किया, दूसरे को ट्राई किया, तीसरे को ट्राई किया, चौथे वाले के साथ हाइब्रिडाइज़ हो गए, बाकी के साथ हाइब्रिडाइज़ नहीं। हमको समझ में आ गया कि ये जो डीएनए अपन फिंगर प्रिंटिंग कर रहे हैं एग्रोस जेल प्लेट में, ये इसी आदमी का डीएनए है, ठीक है? अब क्या हम क्या करेंगे, इसको इसको प्रोब को ले लेंगे, है ना? अब इस प्रोब को निकालने के बाद इसको एक फिल्म में बाहर निकाल इसके ऊपर एक फिल्म लगाते हैं, ऊपर से चारों तरफ। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने वो एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया, उसके बाद फिर दूसरा हमने दूसरा क्या किया, एनोड से चार्ज फ्लो किया, तीसरा हमें बैंड मिल गए, चौथा हमने क्या किया, प्रोब यूज़ किया और हाइब्रिडाइजेशन किया। अब पाँचवाँ हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर से एक फ़िल्म बहुत पतली सी नायलॉन फ़िल्म लगा देते हैं, ठीक है? नायलॉन की फ़िल्म लगा देते हैं। वो जो नायलॉन फ़िल्म होती है ना? उस नायलॉन फ़िल्म से इसको निकाल लेते हैं। नायलॉन फ़िल्म ऊपर चिपका देते हैं एक पतली सी लेयर और नायलॉन फ़िल्म निकालते हैं, तो ये सब साथ में प्रोब ये हाइब्रिडाइज़्ड डीएनए चिपके हुए चले आते हैं। और उसके बाद 6वें नंबर पर हम उसे उसमें क्या करते हैं, यूवी रेज़ जो होती हैं, उनको एक्सपोज़ करते हैं, एक्सपोज़, जिससे कि बैंड का फ़ॉर्मेशन हो जाता है और हमें स्क्रीन में बैंड दिखाई देने लगते हैं और इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो सैंपल वाला डीएनए है, ये किस आदमी का डीएनए है। क्लियर है? यस सर। एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज़ दैट कि जैसे मान लो मेरी बॉडी का डीएनए है। अब मेरी बॉडी का डीएनए इस पूरी दुनिया में 50% मेरी माँ से मैच करता होगा, 50% मेरे फादर से मैच करता होगा, ठीक है? अब क्या है कि जो 50% मेरी मदर से मेरा डीएनए मैच करता है ना? तो 50% जब मदर से मेरा डीएनए मैच करता है, तो ये 50% जो डीएनए ये क्या मैच करता है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी पूरे डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है? रिपीटेड सीक्वेंस मतलब कि जैसे 100 बार 80-80 रिपीट है। 80, 80, 80 इस तरह का एक लंबा सा स्ट्रेच है। ये पूरे डीएनए में मेरे 100 बार रिपीट है, तो मेरी मदर के डीएनए में भी ये 100 बार रिपीट होगा। समझ गए ना? यस सर। ठीक है। तो इनको हम कहते क्या हैं? इन स्ट्रेचेस को जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहते हैं इनको, टेंडम रिपीट। हम जब कभी भी
पेरेंट का डीएनए मैच कराते हैं किसी आदमी के साथ में, जैसे मेरा डीएनए आप मैच कराना चाहो मेरी माँ के साथ में, तो जब मैच कराओगे तो मेरा और मेरी मदर का जो मैच करेगा वो क्या होगा? वीएनटीआर होगा। तो वीएनटीआर मेरी और मेरी माँ से मैच करता होगा, यही इस मैच करा के मैं कोर्ट में प्रूव कर सकता हूँ कि यही मेरी मदर है। ठीक है ना? यस सर। समझ गए? तो इसको वीएनटीआर कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट बताइए भाई? कोई डाउट हो पूछिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। 5 मार्क्स में आ जाए तो पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई है वो पूरा आप नोट कर दीजिएगा, और अगर 3 मार्क्स में आए तो चलो कोई बात नहीं। डन बेटा? हेलो सर जी, मैं अभी आई सर जी, सॉरी सर। बहुत लेट हो गए भैया आज। यस सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? या श्योर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बताइए भाई, बाकी लोग बताइए, आपको जो समझाया समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? यस सर। ठीक है, चलो मैं शॉर्ट में तब तक बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए क्या है कि मैंने आप बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है? डीएनए फिंगर वो एक टेक्निक होती है जिस टेक्निक की हेल्प से आप ये बता देते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो बच्चा है वो उसके पेरेंट यही हैं, पेरेंट्स प्रूव करते हैं कि यही उसके पेरेंट ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, है ना? या कभी कोई क्राइम सीन में कोई बंदा होता है तो हम डीएनए सैंपल मैच करा के बता देते हैं। आपने देखा होगा फॉरेंसिक वाले सबसे पहले आते हैं, वो देखते हैं, बाल का सैंपल कलेक्ट करते हैं, देखा होगा ना? फॉरेंसिक मूवी तो खैर देखा ही होगा, है ना? यस। तो फॉरेंसिक वाले जो करते हैं ना वो यही करते हैं। और पूरे अमेरिका में क्या है कि पूरे जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है, तो अमेरिका के पास एक सेंट्रल डेटाबेस है। सेंट्रल डेटाबेस सीआईएसएफ के पास में रहता है वहाँ पे, सॉरी सीआईएसएफ में क्या होते हैं, जो उनकी फेडरल सीआईए है ना, तो सीआईए के पास रहता है। सेंट्रल डेटाबेस क्या है, उन्होंने पूरे अपने कंट्री के जितने सारे क्रिमिनल हैं और जितने सारे सिटीजन हैं, उन सब का उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बना रखा है, और उसको उन्होंने अपने एक सिस्टम में सेव कर रखा है, ड्राइव में सेव कर रखा है, जो उनकी सेंट्रल कंट्री की ड्राइव है। वो क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर क्राइम हुआ, तो फॉरेंसिक वाले जाते हैं, डीएनए सैंपल लेते हैं, उसका ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं और उसको सिस्टम में डाल देते हैं। वो सिस्टम में जितने करोड़ों लोग हैं, सबके डीएनए के साथ मैच करेगा, और अगर किसी के डीएनए के साथ मैच कर जाए, पता लग जाएगा इनमें से कौन सा आदमी क्रिमिनल है। समझ गया ना? तो वैसे भी देखो कि जैसे हमारा आपका फिंगरप्रिंटिंग है, हम सबका फिंगरप्रिंट जो है वो हमारे आधार कार्ड में है कि नहीं बताओ? यस है? सर। अगर कहीं पे हम किसी सीन में इन्वॉल्व हुए और हमारा फिंगरप्रिंटिंग मैच करा दिया जाए, ठीक है, पता लग जाएगा नहीं लग जाएगा कि कौन यस आदमी सर। क्राइम है? तो ये इस पर्पज से यूज किया था। तो करते कैसे? करने के लिए सबसे पहले देखो कि डीएनए लेते हैं, जो सैंपल होता है, उस डीएनए पे डीएनए को लेकर के हम इस ये पूरी प्रोसेस करते हैं इस फ्रेम में, इसको बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि ये एग्रोस जेल एक बोर्ड होता है, इस फ्रेम में अंदर एग्रोस जेल पड़ा होता है। एग्रोस जेल क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ये हम एल्गी से निकालते हैं और इसमें छोटे-छोटे पोर्स आते हैं, जिनमें पोर्स होते हैं जिनसे डीएनए टाइप की चीज़ पास हो सकती है। अब डीएनए के सैंपल को हम ऊपर की तरफ रखते हैं। सबसे पहले उसको एक एंजाइम से ब्रेक करते हैं छोटे-छोटे टुकड़े में, या उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियोसिस। एंडोन्यूक्लियोसिस की हेल्प से डीएनए को छोटे-छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि डीएनए के टुकड़ों को यहाँ पे रख देते हैं, और नीचे की तरफ से एक एनोड लगा करके, सेकंड स्टेप है, नीचे की तरफ से एक एनोड लगा करके पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने लगता है, तो डीएनए नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ खींचने चलने लगता है। अब अलग-अलग लेंथ के हिसाब से डीएनए के बैंड बन जाते हैं। रीज़न ये, जो सबसे छोटा होता है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है अट्रैक्शन की, और जो सबसे बड़ा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। इसीलिए ऊपर की तरफ बड़े वाले डीएनए अरेंज हो जाते हैं और नीचे की तरफ छोटे वाले डीएनए। इस तरफ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में डीएनए के बैंड्स बन जाते हैं। तो ये हो गया बैंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सैंपल डीएनए होता है हमारे पास, ये तो सैंपल डीएनए था। अब जिन लोगों पे हमें शक है या जिससे डीएनए मैच कराना है, उसके डीएनए को हम लेकर के आते हैं, उसके डीएनए को भी डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसके डीएनए को हम लेबल्ड कर देते हैं। लेबल्ड क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, या किसी इल्यूमिनेटिंग आइसोटॉप से हम उसको लेबल्ड कर देते हैं।
अब लेबल करने के बाद उसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल डीएनए के ऊपर ये जिसके साथ अटैच हुआ है, वहाँ पे इल्यूमिनेशन होगा। इल्यूमिनेशन इसलिए होगा क्योंकि या तो आपने इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप कोई ऐड कर रखा है और या आपने क्या कर रखा है, इसमें कोई इल्यूमिनेटिंग सब्सटेंस ऐड कर दिया है। तो ये हाइब्रिडाइज़ हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइज़ हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज़ होने के बाद इनके ऊपर एक हम नायलॉन की फ़िल्म लगा देते हैं। नायलॉन की फ़िल्म से इस बैंड्स को बाहर निकाल देते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज़ डालते हैं इनके ऊपर जिससे हमें बैंड्स दिखाई देते हैं और जहाँ पे बैंड मैच कर जाते हैं, हम समझ लेते हैं ये उसी आदमी का डीएनए है। अब तो दूसरा है कि हम 2 लोगों को जब डीएनए मिलाते हैं, तो एक्चुअल में डीएनए का जो पार्ट मिलाते हैं वो होता है वीएनटीआर। वीएनटीआर क्या होता है? हमारे डीएनए में एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है जिसको हम वीएनटीआर कहते हैं, है ना? वो बहुत बार रिपीट होता है। वीएनटीआर हमारे पेरेंट्स से और हमारा बिल्कुल मैच करता है, ठीक है? ये थी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंट, राइट? यस सर। चलो, अब देखो आ जाते हैं एवोल्यूशन वाले पार्ट। एवोल्यूशन वाले पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपसे पूछे जाने के चांसेस होते हैं, वो है मिलर का एक्सपेरिमेंट। पढ़ा है? अगर ये ड्रॉ करने के लिए आया, तो ये 3 मार्क्स में आएगा, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ज़्यादा चांसेस 3 मार्क्स में आने के होते हैं, ठीक है? अब स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या था? मिलर का लेट मी चेक इट, अगर मेरे पास होता है तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखो, स्टैनली मिलर और यूरे 2 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइफ का एवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा। आपने पढ़ा होगा हालाँकि कॉलेज अपने स्कूल में कि लाइफ का एवोल्यूशन केमिकल से हुआ है। उनका कहना था कि अर्थ एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 2 साइंटिस्ट थे, है ना? उनका नाम था होपरिन एंड हेल्डेन। दिखाई दे रहा है आपको ये? दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। तो ओपेरिन और हेल्डेन, ओपेरिन और हेल्डेन इन्होंने सपोर्ट किया। इनका ये कहना था कि इस दुनिया में जो एवोल्यूशन हुआ है, लाइफ जो ओरिजिनेट हुए हैं, वो केमिकल से हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है? तो ओपेरिन और हेल्डेन 2 साइंटिस्ट हैं। ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट थे, हेल्डेन इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे और इन्होंने कहा कि भाई देखो, लाइफ जो आई है ना, ये आई है नॉन लिविंग चीज़ों से, ये लिविंग चीज़ों से ओरिजिनेट नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि लाइफ दूसरे प्लेनेट से आई है, लिविंग चीज़ों से आई है, वगैरह-वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। इनका कहना था कि नहीं भाई देखो, लाइफ जो उनका कहना था कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, वो नॉन लिविंग चीज़ों से ओरिजिनेट हुई है और केमिकल से एक्चुअली लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है। ये इनका कहना था कि जो केमिकल्स हैं उनसे लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि भाई केमिकल से लाइफ का उनका ये कहना था कि लाइफ केमिकल से पहले कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उन ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स बने, उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और उससे धीरे-धीरे लाइफ बन गई जाके, ठीक है? तो आखिर फिर लाइफ का फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे हुआ, इस बात को एक्सप्लेन किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, अर्थ एक आग का गोला थी, है ना? फिर धीरे-धीरे अर्थ ठंडी हुई। अर्थ में क्या था कि बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इसलिए वाटर मौजूद था चारों तरफ, लेकिन वो वेपर के फॉर्म में मौजूद था, स्टीम के फॉर्म में। तो बार-बार क्या होता था कि वो वेपर अर्थ में गिरती थी, जिससे अर्थ ठंडी होती थी, लेकिन फिर से वो वेपराइज़ होके वापस चली जाती थी। लाखों साल तक बार-बार ये प्रोसेस चलती है। वैसे ही जैसे आप अपने घर में तवे में बार-बार पानी के छींटे मारते हो, पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन एवरी टाइम पानी जब इवेपोरेट होता है, तो वो उसकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके रेडिएट आउट कर देता है।
और थोड़े समय बाद तवा ठंडा हो जाता आधे घंटे बाद। ऐसे अर्थ में हुआ लाखों साल तक प्रोसेस चलती रही और फाइनली क्या हुआ, अर्थ ठंडी हो गई। जब अर्थ ठंडी हो गई, है ना? अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था, एक तो अर्थ गर्म थी, ऊपर से अंदर से वोल्केनो भी फट रहे थे। ठीक है? तो उन्होंने बोला कि जब अर्थ ठंडी हुई तो कुछ जगहों पे गड्ढे बन गए। जहाँ गड्ढे बन गए, वहाँ पर क्या हुआ कि ओशंस बन गए और जहाँ ऊँचाई में था वहाँ पे लैंड बन गई। अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि ओशंस के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिकल थे उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। इनऑर्गेनिक केमिकल तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिकल्स बने, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल बने। पहले तो एटम के फॉर्म में थे, फिर मॉलिक्यूल बने, फिर इनऑर्गेनिक केमिकल्स बने, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स बने, है ना? तो केमिकल इवोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले अर्थ ठंडी हुई, है ना? ठंडी होने के बाद सबसे पहले मॉलिक्यूल बने, है ना? फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ठीक है? उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो शुगर बना, है ना? शुगर बन गया, ठीक है? और ये शुगर बन गया, है ना? शुगर बन गया, फैट बन गया, है ना? एमिनो एसिड बन गए, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, डीएनए बन गया, प्रोटीन बन गए, ठीक है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, डीएनए बन गया, प्रोटीन बन गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म आया जो प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा था लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि यार ऑर्गेनिज्म है, उसको प्रोबायोन्ट नाम दिया गया बाद में, प्रोबायोन्ट। और उसके बाद फिर सॉरी, दूसरा तीस तीस ती पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4th पॉइंट है, ये 5th है और प्रोबायोन्ट के बाद फिर 6 नंबर पे प्रोकैरियोटिक सेल बन गई, बैक्टीरिया बने होंगे। तो इन्होंने बोला कि लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई और फिर उसके बाद कौन बने होंगे प्रोकैरियोट से? यूकैरियोट बने होंगे। इस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई। बात समझे आप बात को मेरी? यस सर। ये किसका था? ओपरिन और हेल्डेन की केमिकल इवोल्यूशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इस बात पे? नो सर। सीक्वेंस पता है? अगर आप नोट करना चाहो तो सीक्वेंस नोट भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। स्क्रीनशॉट ले लिए सर जी। ठीक है, अब देखो, तो ये बात किसने कही? ओपरिन और हेल्डेन ने, है ना? यस सर। अब समझो, लेकिन इस बात को प्रूव कैसे किया जाए? भाई, बातों में तो मैं भी जैसे ओपरिन हेल्डेन ने कहा, तो मैं भी कह देता हूँ नहीं, सब बात गलत है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? अर्थ का फॉर्मेशन किया और लाइफ बनाई। मैं अपना कॉन्सेप्ट लेके आ गया। मेरे से कोई कहेगा, ओपरिन बोलेगा मेरे से कि तुम प्रूव करके दिखाओ, मैं बोलूंगा पहले तुम तो प्रूव करके दिखाओ कि तुम सही कह रहे हो, है कि नहीं? तो केमिकल एवोल्यूशन ओपरिन और हेल्डेन ने प्रपोज किया। मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। इसके बाद एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, है ना, स्टैनली मिलर। उसका एक स्टूडेंट था हेराल्ड यूरे। उसने यूरे से कहा, है ना, तो सेकंड नंबर पर आता है इसी में केमिकल एवोल्यूशन, मिलर एंड यूरे। मिलर ने कहा कि ऐसे ही हुआ होगा, ये पूरी कहानी बताई जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया। ओपरिन हेल्डेन ने पूरी कहानी बताई कि अर्थ ऐसे थी, कंपाउंड बने होंगे, फिर लाइफ का फॉर्मेशन हो। जो पूरी कहानी थी वो मिलर ने कहा यूरे से कि अगर ऐसा हम कोई एक्सपेरिमेंट बना पाए, ठीक है ना, कि वहां पे जैसे अर्थ में वोल्केनो फट रहे थे तो हीट अंदर से निकलने की कोई प्रोसेस हो, ठीक है, बिजली चमक रही थी, कड़क रही थी, स्पार्कलिंग की कोई प्रोसेस हो, अगर ऐसा हम लैब में कुछ बना पाए तो हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हेल्डेन और ओपरिन सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। यूरे ने मिलर से कहा कि ठीक है भाई, मैं सर ऐसा करके दिखाता हूं आपको। यूरे ने मेहनत करके एक बहुत बड़ी सी टेबल बनाई। उस टेबल में क्या किया कि सबसे पहले उसने, मिलर ने कहा कि वहां पे जो एटमॉस्फेयर में गैस थी वो ये गैसेस थी। कौन कौन सी? अमोनिया थी, मीथेन थी, वाटर वेपर थी, हाइड्रोजन थी, है ना? तो उसने क्या किया, एक इस तरह का ये इक्विपमेंट बनाया कांच का, और बहुत मोटे कांच का इक्विपमेंट था जो बहुत प्रेशर को बियर कर सकता था। उसके अंदर इसने क्या किया
ये गैसेस भर दी। अब गैस भर दी मतलब एटमॉस्फेयर जो अर्थ के चारों तरफ था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, वो क्रिएट कर दिया। अब बिजली चमक रही थी, तो बिजली चमकने को कैसे, बिजली चमकने से लाइट बहुत तेज से स्पार्क हो रही थी, जिससे रिएक्शन चल रही थी। अब वो सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रोड लगाए 75,000 वोल्ट के। समझिए 75,000 वोल्ट का 2 इलेक्ट्रोड थे जो लगातार स्पार्किंग कर रहे थे। तो बिजली चमकने वाली, कड़कने वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। अंदर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा हो गया। इससे ऊपर 800 के आसपास था, वो 80 नहीं था। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि बार-बार पानी गिरने से अर्थ ठंडी हो रही थी। तो ठंडा करने के लिए उस प्रोसेस को यहाँ पे सिमुलेट करने के लिए कंडेंसर लगा दिए। कंडेंसर में यहाँ से वाटर आता था और यहाँ से वाटर निकल जाता था, जिससे कि बार-बार ये इक्विपमेंट ठंडा हो जा रहा था। ये सेम वैसे ही सिमुलेट हो रहा था, जैसे कि बार-बार बारिश होने से अर्थ ठंडी होती थी और फिर गर्म होती थी। अब इसने क्या किया, यहाँ पे सैंपल को कलेक्ट करने, बीच-बीच में चेक करने के लिए कि यहाँ पे नॉर्म निकाल ली कि इसको ढीला करके सैंपल कलेक्ट करके देखा जाए अंदर क्या बना। वोल्केनो को सिमुलेट करने के लिए, वोल्केनो को, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक हीटिंग कंपोनेंट लगा दिया, जो बार-बार इक्विपमेंट को गर्म करके वोल्केनो वाला सिमुलेशन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, बाहर की तरफ यहाँ से स्टीम बाहर बार-बार निकलने लगी, है ना? इस पूरी सिचुएशन, ये एक्सपेरिमेंट 18 दिन तक चला और 18 दिन बाद, 18 डेज बाद जब देखा गया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर एमिनो एसिड बन गए, ठीक है? केमिकल कंपाउंड बन गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये प्रूव कर दिया मिलर और यूरे ने कि नहीं, जो ओपरिन और हेल्डेन करे थे वो बिल्कुल सही करे थे। यही मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है? यस सर। होमोलॉगस एनालॉगस पता है? यस सर। पता ना? क्यों? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि वो पूछा जाएगा। यस सर। तो होमोलॉगस, अच्छा, रेडिएटिव एडेप्टेशन पता है? इम्पोर्टेंट है बहुत। बताओ भाई, यस। पता है? नो नो ठीक है। सर। एक डार्विन फिंचेस, देखो एडेप्टिव रेडिएशन क्या है कि डार्विन ने कहा कि जो नई स्पीशीज बनती है वो किसी एक ही एंसेस्टर से बनती है। एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उस एंसेस्टर में एक ही कॉमन कोई भी एनिमल होता है। वो एनिमल अपनी फीडिंग हैबिट, अपने बिहेवियर के हिसाब से धीरे 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 क्या होता है, या किसी एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से उसमें चेंजेस आते जाते हैं, और वो चेंज धीरे 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 उन चेंजेस को हमने बोला वेरिएशन। ठीक है, तो चेंजेस आते जाते हैं, मतलब वेरिएशन आते जाते हैं, और वो वेरिएशन धीरे धीरे क्या होते आते हैं, उनके बच्चों में, उनके बच्चों में, उनके बच्चों में कलेक्ट होते आते हैं, और इस तरह से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो एक इधर न्यू स्पीसीज बन गई, दूसरी इधर एक दूसरी न्यू स्पीसीज बन गई। ये सब ओरिजिनेट तो यहीं से हुए, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो अगर आप इसको मैच करोगे, इसको मैच करोगे, तो बहुत डिफरेंस होगा। तो डार्विन बहुत रिच साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसका एक खुद का शिप था, क्रूज लाइनर शिप, जिसका नाम बीगल था, एमएच बीगल। एमएच बीगल को लेकर के वो अमेरिका के पास एक आइलैंड में गया। उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड में उसने कहा, बहुत तरह की चिड़िया देखी, बर्ड्स। उसने कहा कि ये सब जो बर्ड्स है, ये एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुई है। स्पैरो की तरह दिखने वाली, ग्राउंड फ्रिंच उसका नाम था। उसने बोला कि सीड खाने वाली एक चिड़िया थी, यही एंसेस्टर है, इससे सभी बर्ड्स बने।
उसने कहा कि इन्हीं में से कुछ चिड़ियों की जो हैबिट हो गई, वो फ्रूट खाने लगी, और फ्रूट खाने की वजह से उनकी जो चोंच थी, बीक थी, उसका शेप फ्रूट खाने के लिए एडेप्ट हो गया। ठीक है, बड़ी बीक, जिससे फ्रूट्स को तोड़ा भी जा सके और खाया भी जा सके, ज्यादा चंक में खाया जा सके। तो उसने बोला कि इनकी चोंच चौड़ी और ज्यादा बड़े साइज की हो गई। धीरे 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 ये करेक्टर उनके बच्चों में जाता गया और ट्री फ्रिंच एक नई स्पीसीज क्रिएट हो गई। फिर उसने बोला कि उनमें से कुछ बर्ड्स ऐसी थी जो जो सिर्फ इन्हीं में से जो इंसेक्ट प्रेफर करती थी खाना, है ना? तो उसने बोला कि इंसेक्ट खाने वाली जो चिड़िया थी, उनकी चोंच छोटी, मजबूत और पतली हो गई। जैसे कि उसी से वुड पिकर फिंच बनी, और है ना? तो वुड पिकर फिंच उससे बन गई, जो इंसेक्ट खाने का काम करती। इसी में से कुछ वेबर फिंच बन गई, है ना? वुड पिकर और वेबर फिंच उसने कहा कि ये इंसेक्ट खाने वाली हैं और इसी से ओरिजिनेट हुई। कुछ कैक्टस में रहती थी, है ना? कैक्टस के बीच में जो रहने वाली फिंचेस थी, उनकी जो विंग्स और बॉडी थी वो कैक्टस से बचने के लिए और दूसरे एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स को खाने के लिए, है ना? तो उनकी बीक वैसे बन गई। तो कैक्टस फिंच भी इसी से ओरिजिनेट हुई। उसने और इसी में से जो ग्राउंड में रहती थी वो एज इट इज रह गई। तो छठवीं ये इंसेक्टर ग्राउंड फिंच के जैसी ही रही। ठीक है ना? तो उसने कहा कि एक ही, जब कोई एनिमल से अलग अलग स्पीसीज ओरिजिनेट होती हैं, उन जो स्पीसीज ओरिजिनेट होती हैं उनमें रहने के लिए किसी एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से, या हैबिटेट चेंज होने की वजह से, फीडिंग हैबिट चेंज होने की वजह से उनमें धीरे धीरे वेरिएशन आते रहते हैं। वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वेरिएशन के एक्यूमुलेशन से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन। क्लियर है? Yes, sir. यही है एडेप्टिव रेडिएशन। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इन बर्ड्स को डार्विन फिंचेस कहा गया। एडेप्टिव रेडिएशन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। हमने यूरे का एक्सपेरिमेंट बताया, 3 मार्क्स में आ सकता है। आपको केमिकल एवोल्यूशन बताया, वो भी 3 मार्क्स में आ सकता है। होमोलॉगस, एनालॉगस अलग-अलग आया तो 2-2 मार्क्स में आएगा, एक साथ आया तो 3 मार्क्स में आएगा। Yes. डन? Yes, sir. ठीक है। इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाएंगी स्कूल के लिए। Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर आपको और कोई डाउट हो पूछ लीजिए। आपके पास पूरा मौका है पूछने का, आप पूछिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता हो, कुछ आपको लगता हो कि ये मुझे आना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिर हम अगले चैप्टर मूव करते हैं। इसमें इन शॉर्ट में रिवीजन में यही इंपॉर्टेंट था जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसके चांसेस 99% पूछे जाने के। Homologous, analogous. होमोलॉगस बता देता हूँ। देखो, होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं कि देखा, Yes, sir. जैसे आदमी का हाथ, चीता का अगला पैर, वेल के फ्लिपर और बैट के विंग्स, इन सबके फंक्शन अलग अलग है, डिफरेंट फंक्शन, है ना? तो इनके काम तो अलग अलग है, फंक्शनली ये डिफरेंट है ना? आदमी का हाथ कुछ पकड़ने, उठाने, लिखने, पढ़ने, ऐसे काम आता है। चीता अपना अगला पैर, पंजे को यूज करता है अटैक करने के लिए या फिर रन करने के लिए। वेल इस फ्लिपर का यूज करती है तैरने के लिए, और बैट इसको उड़ने के लिए। लेकिन इन तीनों में सेम बोन्स पाई जाती है, फ्लैंजेस, मेटाकार्पेल, कार्पेल, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस, सेम बोन्स पाई जाती है। तो दे हैव डिफरेंट फंक्शन बट सेम ओरिजिन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, ये लिख लो, सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। समझ गया ना? Yes, sir. तो होमोलॉगस ऑर्गन डार्विन की बात को बिल्कुल सही प्रूव करते हैं।
ये सब ओरिजिनेट हुए हैं, ये सब मैमल है और सभी ओरिजिनेट हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से, रेप्टाइल से। लेकिन बैट उड़ने वाले एनिमल्स में था, उड़ना शुरू कर दिया तो इसका जो हाथ था वो उड़ने के लिए अडेप्ट हो गया। व्हेल पानी में रहने लगी तो उसका तैरने के लिए, चीता जंगल में रहता था, ह्यूमंस अलग रहते थे। तो सब में धीरे धीरे वेरिएशन एक्युमुलेट हुए और अलग अलग टाइप की स्पीसीज ओरिजिनेट हुई। तो होमोलॉगस ऑर्गन प्रूव करते हैं कि डार्विन सही कह रहा था, ठीक है, रेडिएटिव एडेप्टेशन देन थ्योरी डार्विन की थी। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, अब देखो एनालॉगस क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर द एनालॉगस ऑर्गन? देखो बेटा, एनालॉगस ऑर्गन क्या है कि एनालॉगस ऑर्गन में जैसे कि ये विंग्स है ना, ये बटरफ्लाई के विंग्स है, ये बर्ड के विंग्स है, और ये अभी क्या है कि बैट के विंग्स है। बैट के विंग्स जो है ये डिजिट्स, उंगलियों के बीच में, ये इसकी उंगलियां हैं, इनके बीच में स्किन के डेवलपमेंट हो जाने की वजह से बने। काम क्या करते हैं? उड़ने का। बने किससे हैं? स्किन के डेवलपमेंट से। बर्ड्स के जो फेदर हैं वो फोर लिम्ब में, मतलब अगले हाथों में, फोर लिम्ब में ये एक्सोस्केलेटन है। तो इनका ओरिजिनेशन क्या है? ये अगले लिम्ब से और उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन डेवलपमेंट है। बटरफ्लाई क्या है? दिस इज कंप्लीटली आउटर कवरिंग, ये उसकी आउटर कवरिंग है। सब अलग अलग तरह से बने। तो यहां पे क्या है? फंक्शन सेम है, फंक्शन इज सेम, लेकिन क्या है? ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ऐसे ऑर्गन को हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। क्लियर है? वहां पे क्या था? स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम था और फंक्शन डिफरेंट था। यहां पे क्या है? फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। यस क्लियर है? सर। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट इसमें? नो सर। राइट, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये था हमारा एवोल्यूशन। अब अगला चैप्टर हम लोग रिवाइज करते हैं। देखो, नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में जो आपके बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपका ये मलेरिया की लाइफ साइकिल। ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में आ सकता है इनमें से। अच्छा, एक और बताऊं, इससे 1 मार्कर क्वेश्चन भी आएंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे होता है, डाइसेंट्री किससे होती है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो डिजीज पूछ लिया जाएगा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ लिया गया है, सीसी फ्लाई क्या फैलाती है ना। तो इस तरह से इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली। आप देखिएगा कि अगर आपके 5 पर कितने 1 मार्कर आएंगे? क्यों भाई, कोई आइडिया है? नो सर। अरे सैंपल पेपर तो स्कूल वालों ने दिया होगा, नहीं दिया? नहीं दिया क्या सैंपल पेपर? नो सर। बड़े बदमाश हैं आप तुम लोग स्कूल वाले, ऐसे बच्चों से जबरदस्ती बस एग्जाम ही देते हैं क्या? पढ़ाते पढ़ाते ही नहीं, ये बताओ क्यों? ये तो नहीं पढ़ाया सर जी। है, नहीं पढ़ाया? नो सर। स्कूल इस बार स्कूल ओपन हुए थे, नहीं हुए थे? नहीं हुए थे? नो सर। अच्छा, तो वैसे ही ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही होगी ना? ऑनलाइन भी नहीं था सर जी हमें। है, पढ़ाया नहीं? नो सर, इसलिए ना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। अरे यार, तो अच्छा पढ़ाया नहीं और एग्जाम ऐसे ले रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है यार।
यस बोल दिया कि खुद से पढ़ो और एग्जाम होगा, है ऐसा बोला क्या? मतलब नेट से पढ़ने के लिए ऐसा कहा था सर। तो उनसे बोलो कि फिर तुम फीस किस बात की लेते हो भैया, है जब नेट से ही पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कूल में तो इतना नहीं होता ना सर जी। ये तो बहुत गलत बात है। लोग गवर्नमेंट टीचर ही यार ज्यादा पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर इतना पैसा लेते हैं पूछो मत। प्राइवेट वालों को हाँ जी, बेचारों को तो, यस सर। प्राइवेट वालों को तो उसका आधा भी नहीं मिलता। तो सही है। यस सर। ऐसे लोगों को देख के लगता है मोदी जी प्राइवेटाइजेशन सही कर रहे हैं, गलत। हाँ सीरियसली लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, बताओ इतनी बुरी बात है भाई। आप टीचर हो और आप पढ़ा नहीं रहे हो। चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सच काइंड ऑफ इनएफिशिएंट पीपल, व्हाट टू से। देखो अब क्या है कि मलेरिया की लाइफ साइकिल हम लोग समझते हैं, है ना। वो थोड़ा सा तुम लोगों ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है ना। अगर अगर तुम लोगों ने मतलब 2 मंथ भी ज्वाइन किया होता हमें, और 2 मंथ भी ज्वाइन किया होता तो सिलेबस तो हम प्रॉपर पूरा करवा देते। इनफैक्ट मैं पूरा करवा देता अपना सिलेबस। आप देखो मलेरिया की लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। देखिए मलेरिया में लेट मी चेक इट, मलेरिया लाइफ साइकिल एक बार निकालता हूँ। मलेरिया की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपके पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं। और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन इस चैप्टर से यही होता है। डिजीज, लेट मी चेक इट, होनी चाहिए मेरे पास लाइफ साइकिल मलेरिया की, एचआईवी लाइफ साइकिल। चलो 1 मिनट 2 बजे में मलेरिया की लाइफ साइकिल निकाल के आपको समझाता हूँ। देखा मलेरिया की लाइफ साइकिल? यस सर। देखो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया हमें एक प्रोटोजोआ से होता है, वो प्रोटोजोआ का मेंबर है ना। और उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। तो वो हमारा प्लाज्मोडियम है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या है, एक तरह की यूकेरियोटिक सेल है ना।
जो अमीबा के जैसा कुछ दिखता है। अब होता क्या है कि जब किसी कोई मॉस्किटो हमें काटता है ना, तो मॉस्किटो काटता है तो मॉस्किटो हमारा जिस पॉइंट पे काटता है वहां पे सलाइवा अपना लगा। सलाइवा क्यों लगा देता मॉस्किटो? ऐसी क्या, ये कौन सी नालायकी हुई? लगा देता भाई, बताओ भाई क्यों? बोलो, सलाइवा लगाने की क्या जरूरत है ना? है कि नहीं यस भाई? सर। हम्म। तो देखो क्यों लगा देता है सलाइवा, क्योंकि भाई साहब अगर उसने काटा और काटने में जैसे ब्लड कांटेक्ट में आएगा, ब्लड गाढ़ा होने लगेगा, क्लॉटिंग होने लगेगी, फिर वो पी नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या करता है, जहां पे काटता है वहां सलाइवा लगा देता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग ना होने पाए और आसानी से पी ले। जो भी ब्लड पीने वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जहां काटते हैं वहां सलाइवा, जैसे जोंक, लीच, सलाइवा लगा देते हैं, जिससे कि क्लॉटिंग ना होने पाए और आसानी से खून को पी सके, है ना? यस सर। तो सलाइवा लगा देने की वजह से वहां पे उसके सलाइवा में होते हैं ये स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या है? ये स्पोर है, और किसके स्पोर है? दे आर द स्पोर ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है? यस। ठीक। तो ये प्लाज्मोडियम के स्पोर है बेटा, है ना? तो प्लाज्मोडियम के स्पोर ये हमारे लिवर में चले, ये हमारे ब्लड में गए, ब्लड से ये लिवर में स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचते हैं? लिवर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? लिवर। स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज बेटा, स्टेज। अच्छा ओके। पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? स्पोरोजोइट। हमको स्पोरोजोइट। आपको कौन स्टेज बीमार करती है? स्पोरोजोइट। याद रखना है, नीट का भी क्वेश्चन है। यस सर। आपको ऐसे ही क्लियरली पढ़ना है, तभी नीट का क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है, बट वहां क्लैरिटी वो चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज इनफेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम? यस सर। आंसर ऑब्वियसली क्यों। अब इसके बाद ये स्पोरोजोइट ब्लड से पहुंचते हैं, हमारे ब्लड में पहुंच के ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं लिवर में। लिवर के अंदर क्या करते हैं, हमारी लिवर की सेल में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड करके अंदर फट जाते हैं, लिवर की सेल को फाड़ देते हैं। तो लिवर की सेल को डैमेज करना शुरू कर दिया, है ना? यस सर। और डैमेज करने के बाद जो बाहर निकलते हैं उनको हम बोलते हैं मीरोजोइट्स। ठीक है? यस सर। तो मीरोजोइट हमें इन्फेक्टिव स्टेज जो थी स्पोरोजोइट थी, मीरोजोइट हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई हुए। और कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ह्यूमंस की बॉडी में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है इसका, पैरासाइट का? एसेक्सुअल। सेक्सुअल हमारी बॉडी में नहीं होता। ठीक है? पूछा गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मलेरिया पैरासाइट का, नीट का क्वेश्चन है, कहां पर होता है? वो हमारी बॉडी में नहीं होता, वो तो मॉस्किटो की बॉडी में होता है। देखो, यस। इसके बाद लिवर से निकलने के बाद ये ह्यूमन के आरबीसी में चले जाते हैं। आरबीसी के अंदर जाने के बाद ये ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है? और फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं। और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल। फिर से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ये जो बनते हैं मीरोजोइट जो होते हैं, फिर ये मीरोजोइट्स यहां से रप्चर कर जाते हैं। मतलब आरबीसी के अंदर बहुत सारे बनते हैं, आरबीसी को फाड़ देते हैं। इस आरबीसी को फाड़ने के बाद, है ना, अब देखो, आरबीसी के अंदर मीरोजोइट गया और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो? ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट फिर डिवाइड करके क्या बना? साइजोन्ट। उसके बाद फिर ये मीरोजोइट पे कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से ये स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है ना? यस सर। जब ये आरबीसी रप्चर होने लगती है, तो जब ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो हमको आपको फीवर आता है विद कोल्ड। फीवर विद कोल्ड, समझ में आया? तो अगर किसी बंदे को 72 घंटे तक, 72 आवर्स तक फीवर के आया और कोल्ड के साथ में, आप समझिए कि उसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट है। डॉक्टर ऐसे तो बताता है कि सिम्टम बताओ, मलेरिया का पैरासाइट है। और क्या है? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है और उस बंदे की आरबीसी के अंदर मलेरिया पैरासाइट पहुंच चुका है। इसके बाद क्या होता है, जो बंदा बीमार है तो आरबीसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये फिर से नई आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, मीरोजोइट। और अब क्या होता है, इस आदमी को मॉस्किटो ने काट लिया। जब मॉस्किटो ने ब्लड पिया तो आरबीसी के साथ में मेल और फीमेल, तो मैक्रोगैमेटोसाइट, है ना, और माइक्रो। माइक्रो होता है मेल, है ना, और ये हो गया मैक्रो, हो गया फीमेल। मेल फीमेल गैमीट दोनों चले गए कहां पे? मॉस्किटो के स्टमक में।
मॉस्किटो के स्टमक में यहाँ पर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन कहाँ क्या पूछा गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? मॉस्किटो के गट में। यस सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट फिर से डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद फिर से क्या बन जाते हैं? स्पोरोजॉइट। और स्पोरोजॉइट ये इसके गट से मतलब इसके स्टमक से कहाँ तक पहुंच जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में और फिर वो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट? मलेरिया पैरासाइट। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो पूछिए। एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका? यस सर, ले लिए। ठीक है। ग्लैडन, एरिस, यस सर। कोई डाउट बेटा? नो। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अभी इसमें एक दो चीजें और पढ़ेंगे और टुमारो विल स्टार्ट विद, इसे फिनिश करेंगे। इसमें एक एंटीबॉडी का डायग्राम है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एचआईवी की लाइफ साइकिल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है। यस सर। और फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर ये स्ट्रेटजीज वाला तो खैर छोड़ो, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, बायोटिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटिक के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन। यस सर। चलिए यस ठीक सर। है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए बाय। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम, बाय, टेक केयर।